पिछले क्लास में अपन हृदय की संरचना के बारे में अपन बात कर रहे थे कि हृदय की संरचना किस प्रकार होती है। इसमें दो आलिंद होते हैं ऊपर, दो नीचे निलय होते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक महाधमनी जो कि बाएं निलय से निकलती है, और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर उसका प्रवाह करती है। महाधमनी, इस महाधमनी को इंग्लिश में कैरोटिड सिस्टेमिक आर्टरी भी कहा जाता है। कैरोटिक सिस्टेमिक आर्टरी भी कहा जाता है। महाधमनी को कैरोटिक सिस्टेमिक आर्टरी भी कहा जाता है। ये आगे जाके तीन भागों में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब है कि जो महाधमनी है वो इसका एक भाग जाता है कहाँ पे, आहार नाल के अंदर। इसका एक भाग कहा जाता है आहार नाल के अंदर जाता है, सही है। दूसरा भाग कहा जाता है किडनी के अंदर जाता है, वृक्क के अंदर। तीसरा भाग किसका जाता है, तीसरा भाग कहा जाता है जो पश्च भाग होता है, शरीर का पीछे वाला जो भाग होता है, जैसे कि पीछे वाले पैर और पूंछ वाला जो पार्ट होता है वहां पे जाता है, मतलब शरीर के पश्च भागों में, शरीर के पश्च भाग, जिसके अंदर क्या आते हैं, पूंछ आ जाती है, पशु की पूंछ आ जाती है। इसके अलावा और जो पश्चपाद होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये जो महाधमनी है इसको कैरोटिक सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं, जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर प्रवाह करती है। और कहां से निकलती है, ये निकलती है बाएं निलय से निकलती है। और इसके पास में एक कपाट आता है, जहां से ये निकलती है निलय से, वहां पे एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट को मैंने आपको नाम बताया था अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वॉल्व उसको कहा जाता है। अर्धचंद्राकार कपाट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचंद्राकार कपाट होता है वो कहाँ स्थित होता है। इसके अलावा अब देखो आहार नाल जो है, अब ये महाधमनी पहले तो जाएगी आहार नाल के अंदर। आहार नाल के अंदर क्यों जाएगी, आहार नाल के अंदर इसलिए जाती है ताकि वहां पे जो आहार नाल में अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर के हर अंग तक पहुंचाना होता है, हर कोशिका तक पहुंचाना होता है। तो वहां से अवशोषित किसमें किए जाते हैं, छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। वो अवशोषित होके आहार नाल में जो पार्ट, महाधमनी का जो पार्ट आहार नाल में जा रहा है वहां उसको छोड़ दिया जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं किडनी में। जो सेकंड महाधमनी का जो दूसरा पार्ट है वो किडनी में जाता है। किडनी में क्यों जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं क्या करती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं करती है, उपापचय क्रिया करती है। वहां पे क्या उत्सर्जित होता है, वहां पे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। उनको सीधे कहां छोड़ दिया जाता है, रक्त में छोड़ दिया जाता है। और ये जो किडनी में जाती है, एक भाग इसका किडनी के अंदर जाता है, वो इसलिए जाता है ताकि जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, उनको शरीर से बाहर निष्कासित किया जा सके। तीसरे पार्ट की अपन बात करते हैं, शरीर के पश्च भागों में जाता है, जैसे कि पूंछ वाला भाग, पश्च जो पाद होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं वहां पे जाता है और वहां पे रक्त की पूर्ति करता है, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब हम एक बात करते हैं कैरोटिड आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, इसके पर बात करते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी जो है, ये अब देखो हृदय जो है, हृदय पंप का कार्य कर रहा है शरीर में जो रक्त है उसको पंप करने का काम करता है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। तो जो हार्ट खुद है उसको खुद को भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, खुद जो कार्य कर रहा है उसको भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जो हृदय की जो मसल्स होती है उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो भी एनर्जी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन कर सके। तो जो हृदय की मांसपेशियां होती है, हृदय की खुद की मांसपेशियां होती है, उनको रक्त की सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। उनको रक्त की सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। एक होता है कोरोनरी साइनस। पिछली क्लास में बताया था कोरोनरी साइनस एक वेन की तरह कार्य करता है, एक शिरा की तरह ये कार्य करती है। शिरा की तरह, शिरा का मतलब होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना। तो ये जो कोरोनरी साइनस होती है वो हृदय के अंदर जो रक्त है उसको कहां लेके जाती है, हृदय के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो रक्त है, CO2 मिला हुआ जो रक्त है, उसको कहां लेके जाती है, उसको दाएं आलिंद के अंदर लेके जाती है ताकि उसको शुद्धित किया जा सके, कोरोनरी साइनस। ये तो अपन बात हो गई महाधमनी की, कोरोनरी कैरोटिक सिस्टेमिक आर्टरी की। अब अपन बात करते हैं कि जो ये धमनी होती है, शिरा होती है, धमनी होती है। धमनी क्या होती है, रक्त को, शुद्ध रक्त को
ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक लेके जाती है। और जो शिरा होती है, शिरा क्या करती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए रक्त को कलेक्ट करती है और हृदय तक पहुंचाती है। सही है, हृदय तक पहुंचाती है ताकि उसको शुद्ध किया जा सके, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें क्या मिलाया जा सके, ऑक्सीजन मिलाई जा सके। तो ये जो प्रोसेस होता है ये किस प्रकार होता है, ये जो प्रोसेस होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही धमनी जो है, धमनी जैसे ही कोशिकाओं में जाती है, कोशिकाओं के पास जाती है, तो वहां पे ऑक्सीजन किस प्रकार से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शिरा तक पहुंचती है। ये किस प्रकार, ये प्रोसेस किस प्रकार होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, मैंने एक बात बताई थी महाधमनी। महाधमनी जो होती है वो आगे जाके किसका निर्माण करती है, महाधमनी आगे जाके किसका निर्माण करती है, धमनिकाओं का निर्माण करती है। ये महाधमनी आगे जाके धमनी का निर्माण करती है, महाधमनी एक धमनी का निर्माण करती है, धमनी आगे जाके धमनिकाओं का निर्माण करती है, धमनिकाओं का निर्माण करती है। ये धमनिकाएं आगे जाके केशिकाओं का निर्माण करती है। आगे जाके किसका निर्माण करती है, केशिकाओं का निर्माण करती है, जिनको कैपिलरीज बोला जाता है। कैपिलरीज बोला जाता है। धमनिकाओं को क्या बोला जाता है, धमनिकाओं को आर्टरियोल बोला जाता है, इनको आर्टरियोल्स बोला जाता है। धमनी को आपको पता है आर्टरी बोला जाता है, इसको मैंने आपको नाम बताया था, इसको क्या बोला जाता है, कैरोटिक सिस्टमिक आर्टरी बोला जाता है, इसको आर्टरी बोला जाता है। धमनिकाएं जो होती है वो आर्टरियोल कहलाती है। धमनिकाएं आगे जाके केशिकाओं का जाल बनाती है, बहुत ही महीन महीन एक नलिकाओं का जाल बनाती है, जिसको कहा जाता है कैपिलरी। देखो जो महाधमनी होती है वो सबसे बड़ी होती है, आगे जाके धमनी का निर्माण करती है, धमनी का निर्माण करती है, इसका मतलब है जैसे कि हृदय से ये एक महाधमनी निकल रही है, महाधमनी कहां से निकलती है, बाएं नीले से ये महाधमनी निकल रही है। ये आगे जाके किसमें विभक्त हो जाती है, ये आगे जाके किसमें विभक्त हो जाती है, बताया मैंने धमनी के अंदर विभक्त हो जाती है। महाधमनी आगे जाके धमनी का निर्माण करती है, मतलब जो महाधमनी है वो साइज में बड़ी है, क्योंकि इसमें ज्यादा ब्लड आएगा, तो ज्यादा ब्लड के लिए इसका आकार भी बड़ा होना चाहिए। आगे जाके ये धमनी का निर्माण करती है। धमनी होती है वो महाधमनी से थोड़ी छोटी होती है, आकार में छोटी होती है। अब ये जो धमनी है, ये धमनी आगे जाके वापस विभक्त हो जाती है, वापस विभक्त हो जाती है। विभक्त का मतलब होता है इसकी साइज, इसकी जो साइज है धमनिकाओं की, ये किसका निर्माण करती है, इसे धमनिकाओं, धमनी आगे जाके धमनिकाओं का निर्माण करती है। इसका साइज बड़ा होता है, धमनी का साइज धमनिकाओं से बड़ा होता है, धमनिकाओं से बड़ा होता है धमनी का साइज, ध्यान रखना। अब ये जो धमनिकाएं हैं ये आगे जाके कोशिकाओं के अंदर जाके जो टिश्यू होता है, तो टिश्यू और कोशिका के बीच में जो जो कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्पेस होता है, दो कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्पेस होता है, उसके अंदर जाके ये किसका निर्माण करती है, ये जो धमनिकाएं होती है वो आगे जाके छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण करती है, जिनको केशिकाएं कहा जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, कैपिलरी जिनको बोला जाता है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही छोटी छोटी इस प्रकार, इस प्रकार छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण करती है, छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिनको केशिकाएं कहा जाता है। ये जो केशिकाएं होती है, ये केशिकाएं ही, इनके अंदर ही जो गैसों का आदान प्रदान होता है। एक कोशिका से, जब एक कोशिका के अंदर यहाँ पे कोशिकाएं उपस्थित होती है, जैसे कि ये मान लो एक ये कैपिलरीज है तो यहाँ पे कोशिकाएं उपस्थित होती है, एक ये कैपिलरीज है तो यहाँ पे कोशिकाएं उपस्थित होती है, ये कैपिलरी है तो यहाँ पे ऐसे कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय स्पेस होता है उसके अंदर से ये गुजरती है और केशिकाएं, केशिकाएं गुजरती है। तो जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी और इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिल जाती है और ये इसमें केशिका में उपस्थित, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन किसमें आ जाती है, कोशिकाओं में आ जाती है। ये जो प्रोसेस होता है ये किसमें होता है, किसमें होता है, ये होता है केशिकाओं के अंदर। अब ये केशिकाएं आगे जाके, ये तो किसका पार्ट था, ये तो धमनी का पार्ट था,
ये किसका पार्ट था? धमनी का। ये किसका पार्ट था? धमनी का पार्ट था। अब ये यहां से वापस कैपिलरी छोटे छोटे आगे बढ़ती जाती है, ये कैपिलरीज आगे बढ़ती जाती है और ये वापस आगे जाके किसका निर्माण करती है? ये आगे जाके किसका निर्माण करती है? शिराओं का निर्माण करती है। ये आगे जाके एक शिरा का निर्माण करती है। ये छोटी छोटी मिलके किसका निर्माण करती है? शिरा का। ये शिरा का निर्माण करती है और बहुत सारी शिरा मिलके, बहुत सारी शिराएं मिलके एक महाशिरा का निर्माण करती है। ये कैपिलरी जो होगी, कैपिलरीज आगे जाके शिरा का निर्माण करेगी। शिरा आगे जाके एक महा बड़ी नलिका में बदल जाती है जिसको बोला जाता है महाशिरा। जो मैंने आपको बताया था कहां खुलती है? हृदय के कौन से भाग में खुलती है महाशिरा? दाएं आलिंद के अंदर ये खुलती है। जो महाधमनी आती है ये तो कहां से निकलती है? हृदय के बाएं नीले से। हृदय के बाएं नीले से, जैसे कि मैंने आपको कल इसकी संरचना के बारे में बताया था। हृदय की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो ये दायां आलिंद, ये दायां नीले, सॉरी ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां नीले। तो ये जो महाशिरा है ये जाके कहां मिलेगी? इसमें खुलती है, जाके दाएं आलिंद में खुलती है। जबकि जो ये महाधमनी निकलती है, ये महाधमनी यहां से निकलती है, महाधमनी यहां से निकलती है। ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। बायां आलिंद और दायां नीले ये दोनों जो होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, हृदय सॉरी फेफड़ों से कनेक्टेड होते हैं। और इसके अंदर से तो एक आती है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, इससे आती है पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा जो रक्त अशुद्ध रक्त को लेके जाती है और यह शुद्ध रक्त को इसमें लेके आती है हृदय में। तो जो महाशिरा होती है वो तो दाएं आलिंद में खुलती है और जो महाधमनी होती है वो बाएं नीले से बाहर निकलती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इनके अंदर गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? एक कोशिका के अंदर और एक केशिकाओं के अंदर। केशिका जो केशिका होती है, केशिकाएं और कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर किस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है? गैसों के अलावा भी ये जो आदान प्रदान होता है यूरिक अम्ल का, यूरिया का, अमोनिया का, वो किस प्रकार होता है? आगे देखो। विभिन्न प्रकार के दाब होते हैं, प्रेशर होते हैं जिनकी वजह से गैसों का आदान प्रदान होता है। उन प्रेशर के बारे में, उन दाबों के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ ये धमनी जो है, धमनी की केशिका है। ये क्या है? धमनी की केशिका है। इधर से रक्त आएगा, इधर से क्या आएगा? रक्त आएगा। ये क्या है? शिरा की केशिका है। यहाँ से शिरा स्टार्ट हो जाती है, शिरा प्रारंभ हो जाती है, तो ये यहाँ से रक्त बाहर जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा? रक्त बाहर जाएगा। तो ये जो पार्ट है, मैंने जो लाइन बनाई है बीच में, ये पार्ट मैंने बताया कि ये धमनी की केशिका है। ये आगे जाके किसमें बदल जाती है? शिरा की केशिकाओं में बदल जाती है। अब यहाँ पे आदान प्रदान किस प्रकार होता है? कुछ दाब है, कुछ प्रेशर है, उनके बारे में आपको याद ध्यान रखना है। एक तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, रक्त का जो दाब है, रक्त का दाब है, ब्लड प्रेशर, वो चेंज होता रहता है। यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। इसका जो दाब है वो यहाँ पे कुछ और होता है, धमनी की केशिकाओं में अलग होता है, यहाँ पे जाके कम हो जाता है। जो हृदय का दाब होता है, जो ब्लड का जो रक्त का दाब होता है वो यहाँ जाके कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो केशिका है इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना होता है? यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना होता है? मतलब धमनी की जो केशिका है, धमनी की केशिका है, धमनी की केशिकाओं में इसका जो दाब होता है वो होता है 35। धमनी की केशिकाओं में जो दाब होता है वो कितना होता है? 35 mmHg, 35 mmHg। अपन ब्लड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे होता है धमनी की केशिका, ये धमनी की केशिका है, ये शिरा की केशिका है, ये धमनी की केशिका है, ये शिरा की केशिका है। तो धमनी की केशिका के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 35 mmHg। हम शिरा की बात कर रहे हैं, शिरा की केशिकाएं,
सीरा की केशिकाओं में ये जाके कम हो जाता है, धीरे धीरे गिरता जाता है और इसका जो दाब है वो हो जाता है 15 mmHg। इसका जो दाब है वो हो जाता है 15 mmHg। कितना हो जाता है? 15 mmHg। ये तो हो गया एक ब्लड प्रेशर की बात होगी कि यहाँ पे ये कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है। दूसरा प्रेशर यहाँ पे काम आता है, इसके गैसों के आदान प्रदान में जो दूसरा प्रेशर है वो काम आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त का प्रसारण दाब। रक्त का प्रसारण दाब, रक्त का जो प्रसारण दाब है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ भी सेम जितना होगा वो इस कोशिकाओं में भी, जो धमनी की केशिका में जितना ये दाब होता है, रक्त का प्रसारण दाब जितना होता है, रक्त का प्रसारण दाब जितना धमनी की केशिकाओं में होता है उतना ही सीरा की केशिका में होता है। मतलब ये कांस्टेंट होता है, नियमित होता है। कांस्टेंट हो गया। और इसके मान क्या होता है? 28 mmHg। इसका मान क्या होता है? 28 mmHg। किसका? रक्त का प्रसारण दाब। रक्त का प्रसारण दाब कितना होता है? 28 mmHg, जो कि कांस्टेंट होता है। यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा। ब्लड प्रेशर जो था, ब्लड प्रेशर मैंने बताया था आपको, चेंज होता रहता है। ब्लड प्रेशर यहाँ अलग है, यहाँ जाके धीरे धीरे धमनी में ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर और सीरा में कम होता है। आप लोगों को पता होगा, आपने धमनी देखी होगी, हाथ लगा के कहीं भी देखा होगा, जो पल्स रेट पता की जाती है वो धमनी से ही की जाती है। जो पल्स रेट ह्यूमन में हो या चाहे किसी भी जानवर में हो, पल्स रेट अगर पता की जाती है, मतलब हृदय की धड़कन कितनी चल रही है, कितनी मिनट में कितना धड़क रहा है, उसका पता लगाने के लिए अपन धमनी को ही पकड़ते हैं। क्योंकि सीरा को नहीं पकड़ते, क्योंकि सीरा में जो होता है वो दाब होता है, कम होता है, जबकि जो धमनी होती है, धमनी में दाब ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, और इसी के आधार पर पल्स रेट का पता लगाया जाता है, हृदय की दर का पता लगाया जाता है। अब दूसरा है रक्त का प्रसारण दाब, जो कि कांस्टेंट होता है, यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा, और इसका मान होता है 28 mmHg। तीसरा अपन दाब की बात कर रहे हैं, तीसरे दाब की बात कर रहे हैं, टिश्यू प्रेशर, ऊतक दाब। ऊतक दाब ये भी कांस्टेंट होता है, ऊतक का दाब भी कांस्टेंट होता है। कोशिका, जो ऊतक का मतलब होता है जितनी कोशिकाएं हैं, जो ऊतक है, कोशिकाओं से मिलकर बना जो ऊतक है, उसका दाब होता है। आगे ये कहाँ काम आता है, आगे अपन सारा पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इसका मान होता है 1 mmHg। इसका मान होता है 1 mmHg कांस्टेंट। चौथा अपन बात करते हैं, चौथा जो दाब है वो है टिश्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऊतक का प्रसारण दाब या कोशिका का प्रसारण दाब। ऊतक का प्रसारण दाब, टिश्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बोला जाता है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोला जाता है टिश्यू ऑस्मोटिक प्रेशर। टिश्यू ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 4 mmHg, कांस्टेंट होता है 4 mmHg। तो आपको ये जो 4 प्रकार के दाब हैं, ये इसको छानने में सहायता करते हैं, ऑक्सीजन का रक्त से ऊतकों में पहुंचने में तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ये 4 प्रकार के दाब है, ये इसमें सहायता करते हैं। सबसे पहला ब्लड प्रेशर, जो धमनी की केशिकाओं में अलग होता है, जबकि सीरा की केशिका में अलग होता है। रक्त का प्रसारण दाब जो है, रक्त का प्रसारण दाब मतलब प्रसारण दाब किससे संबंधित है? रक्त का प्रसारण दाब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रक्त में पाई जाती है एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन, रक्त के प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, जो इस रक्त के प्रसारण दाब को मेंटेन या कांस्टेंट रखने का काम करती है। तो उसी की वजह से जो ये होता है, यहाँ पे प्रसारण दाब जितना है उतना ही प्रसारण दाब यह होगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा जितनी इस ब्लड के अंदर है, जो धमनी की केशिकाओं का जो ब्लड है, उसमें जितनी
जो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ होगा। सही है। इसके बाद अपन बात करते हैं उत्तक दाब। उत्तक दाब क्या करता है? अब देखो उत्तक दाब वो दाब है जो ऊतकों द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे मान लो उत्तक स्थित है, कोशिकाएं यहाँ पे स्थित है। जो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। तो ये जब ब्लड या ऑक्सीजन यहाँ पे छन के आती है, ऑक्सीजन का ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पे छन के यहाँ पे आते हैं, तो इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध किसके द्वारा किया जाता है? इन कोशिकाओं के द्वारा। बाहर कैपिलरी के बाहर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के द्वारा इनका विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है ताकि ये बाहर न निकले। तो ये विरोध जो है, ये तो दबाव ब्लड के ऊपर, ब्लड के कंपोनेंट के ऊपर कोशिकाओं के द्वारा जो दबाव लगाया जा रहा है, वापस उल्टा दबाव जो लगाया जा रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? ऊतक दाब, जिसका मान होता है 1 mmHg। एक है ऊतक का प्राशन दाब। जो यहाँ पे ऊतक है, कोशिकाएं जो है, कोशिकाएं स्थित है, इन कोशिकाओं का प्राशन दाब कितना होता है? जैसे कि रक्त का मैंने आपको बताया, रक्त का प्राशन दाब होता है 28 mmHg। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा ये होता है। इसके बाद में ऊतक का प्राशन दाब होता है, वो कितना होता है? 4 mmHg। ऊतक चाहे यहाँ पे स्थित हो, यहाँ पे स्थित हो, चाहे यहाँ पे स्थित हो या यहाँ पे स्थित हो, इसका जो मान होता है, ऊतक के प्राशन दाब का जो मान होता है वो कितना होता है? 4 mmHg। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि जो प्राशन दाब जो है, प्राशन दाब कहाँ पे लगता है? कौन सी साइड में लगता है? अब जो रक्त का प्राशन दाब जो है, यहाँ पे मान लो रक्त का जो प्रासरण दाब है कितना मापा हमने? 28 mmHg। यहाँ पे रक्त का प्रासरण दाब 28 mmHg हो गया। तो ये 28 mmHg जो है ये क्या करता है? ये इसको जो रक्त जो छन रहा है इसको छनने से रोकेगा। मतलब प्रासरण दाब जो होता है हमेशा उल्टा वर्क करता है, हमेशा छनने का विरोध करता है। मतलब यहाँ पे जो 28 mmHg रक्त का प्राशन दाब 28 mmHg है, ये इसको छनने का विरोध करेगा। विरोध करेगा मतलब इसको छनने नहीं देगा, बल्कि जो ऊतकों का, टिश्यू का प्राशन दाब जो है वो कितना है? 4 mmHg। और ये 4 mmHg क्या करता है? ये इसको छनने में सहायता करेगा, ये इसको छनने में सहायता करेगा। सही है। तो देखो यहाँ अपन यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं तो देखो ब्लड प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे? 35 mmHg। 35 mmHg ब्लड प्रेशर कितना है? 35 mmHg, जो इसको छानने का काम करता है। सही है, छानने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, रक्त का प्राशन दाब कितना है? रक्त का प्राशन दाब 28 mmHg। 28 mmHg ये इसके छनने का विरोध करेगा, ये इसके छनने का विरोध करेगा, मतलब इसका उल्टा हो गया। इस जो प्राशन दाब होता है वो छनने का विरोध करता है, ये इसका उल्टा हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिश्यू प्रेशर कितना था? 1 mmHg। ऊतक दाब भी यहाँ छनने का विरोध करेगा, क्योंकि जो छन रहा है उसका विरोध करेगा ना। ऊतकों के अंदर जो दबाव है वो दबाव लगा रहे हैं ऊपर की तरफ ताकि ये छने नहीं। तो इसकी मात्रा कितनी है? 1 mmHg। तो ये भी इसका विरोध करेगा। दूसरा अपन बात करते हैं लास्ट वाला, ऊतक का प्राशन दाब कितना है? 4 mmHg। इसको माइनस में ले लेते हैं, इन दोनों को माइनस में ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं प्लस में, मतलब जो 4 mmHg है क्या है? ऊतक का प्रासरण दाब। ये ऊतक का प्रासरण दाब क्या होता है? ये छनने में सहायता करता है, ये छनने में सहायता करता है, मतलब इसका साथ देगा, जो ब्लड प्रेशर है इसका साथ देगा। कौन? प्लस 4 mmHg। अब इनका अगर अपन निकालते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं तो प्लस 35 और प्लस 40, प्लस 4 दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इनको जोड़ दिया। इसमें से माइनस अपन घटा देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं ये दोनों। 28 प्लस 1 जो विरोध कर रहे हैं उनको घटा देते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट जो आता है, प्लस 10। इनका रिजल्टेंट जो आता है, इनका परिणाम जो आता है वो आता है प्लस 10। प्लस 10 का मतलब है ये प्लस वाला 10 आ रहा है। प्लस वाला 10 मतलब ये जो छनने में सहायता कर रहा है, रिजल्टेंट परिणामी जो दाब है वो प्लस का आया।
यहाँ पे परिणामी दाब जो है वो +10 का आया और इसको क्या करेगा, इसको छनने में सहायता करता है, जो रक्त को छनने में सहायता करता है। मतलब परिणामी +10 से ये जो रक्त होता है वो छनता है यहाँ पे ऊतकों के अंदर। ये तो किसकी बात होगी, धमनी की केशिकाएं। किसकी बात होगी, धमनी की केशिकाएं। अब शिरा की केशिकाओं की बात करते हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना था, 15 mmHg। यहाँ ये 15 mmHg, ये किसमें सहायता करेगा, ये छनने में सहायता करेगा, मतलब बाहर ले जाने में सहायता करेगा। यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे इसको प्लस में दिखाते हैं, इसको माइनस में दिखाते हैं। 28 mmHg जो छनने का विरोध करेगा, सही है। अब ये 1 mmHg ये माइनस में दिखाते हैं क्योंकि ये भी छनने का विरोध करता है। टिश्यू ऊतक दाब होता है, ये भी छनने का विरोध करता है, इसको भी माइनस में दिखाते हैं। और यहाँ पे जो +4 है ये छनने में इसकी सहायता करता है। तो इसका रिजल्टेंट कितना आता है, देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 15 + 4, इसको माइनस कर देते हैं किसमें, 28 + 1, इससे माइनस कर देते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, -10। रिजल्टेंट कितना आया, -10। यहाँ पे कितना आया था, वो यहाँ पे कितना आया था, +10, यहाँ पे कितना आता है, -10। तो ये जो -10 जो है रिजल्टेंट क्या है, -10 क्या है, ये रिजल्टेंट यानी परिणामी दाब है। ये परिणामी दाब माइनस में आ रहा है, और माइनस में आ रहा है मतलब ये बाहर की चीजों को अंदर खींचेगा। यहाँ परिणामी क्या होता है, बाहर की चीजों को अंदर खींचता है। ये -10 हो गया। यहाँ पे ये बाहर की तरफ लेके आता है, ये जो +10 है ये बाहर की तरफ लेके आता है, जो रक्त होता है इसको बाहर की तरफ लेके आता है। ये -10 है, ये इसको अंदर की तरफ खींचता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिली हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करती है, इस दाब की वजह से बाहर की तरफ विसरित हो जाती है, बाहर की तरफ इसका विसरण हो जाता है, और जो कोशिकाएं होती है वो इसको ले लेती है। यहाँ पे आते हैं शिराओं की बात करते हैं, तो शिराओं में ये -10 है, -10 रिजल्टेंट मतलब परिणामी दाब है। इस परिणामी दाब की वजह से यहाँ पे उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें चली जाती है, केशिकाओं में चली जाती है। और यहाँ पे इसके साथ साथ, इस ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे क्या आते हैं, ग्लूकोज भी आता है, यहाँ पे विटामिन भी यहाँ पे आते हैं, प्रोटीन भी यहाँ पे आता है, इसके अलावा फैट, जो भी कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं जो रक्त में है वो सारे यहाँ पे इसके साथ साथ आ जाते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या क्या चीजें अवशोषित कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे अमोनिया अवशोषित कर लिया जाता है, यूरिया अवशोषित कर लिया जाता है, इसके अलावा यूरिक अम्ल जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सारे यहाँ पे अवशोषित कर लिए जाते हैं। और ये जो रक्त है ये शिरा से होते हुए कहाँ चला जाता है, हृदय में चला जाता है, सही है। तो ये था प्रेशर, इसकी वजह से ये छनते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में